अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आज की सुबह सबके लिए सलामती का बाइस बनेगी। प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से वहीद राजपुर, पेशावर से जीशान काकाखेल, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है जीशान जावेद ने, इकराम होती साहब ने, और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम नवाज़ अब्बास से भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे। आज के प्रोग्राम में जहां बहुत से मामलात हैं, इदारों के अंदर क्या चल रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम के बिलखसूस समाजी इशूज़ क्या हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कराची में, और कराची का एक बहुत बड़ा मसला सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा है, और फिर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े के साथ साथ जो रिफाई प्लाट्स हैं, जो कमर्शियल प्लाट्स हैं, उन पर भी बाअसर लोगों ने कब्ज़ा किए रखा। और अब सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। वहीद राजपुर, आपसे जानना चाहेंगे, कमेटी बना दी गई है, पहले भी कमेटियां बनती रही हैं, लेकिन ताने बाने बदकिस्मती से उन्हीं लोगों से जाके मिलते हैं जो इख्तियार में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं। ये कमेटी करेगी क्या? देखें फैसल साहब, ये 3 रुकनी कमेटी सिंध हुकूमत की जानब से तश्कील दे दी गई है। कमिश्नर कराची के सरबराही में इसमें जो है सेक्रेटरी बल्दिया को जो है मेंबर किया गया है, डायरेक्टर एंटी करप्शन। सिंध के चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह की जानब से ये कमेटी तश्कील दी गई है, जिसको ये टास्क दिया गया है कि रफ़ाई प्लाटों पर कितना कब्ज़ा है, सरकारी जो ज़मीनें हैं कराची में उस पर कितने जो है वो कितना कब्ज़ा है, कौन मुलविस है, वो हम खाली कैसे करवाएं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए, और कार्रवाई करनी चाहिए या बातचीत के ज़रिए मामला हल करना चाहिए। ये मुख्तलिफ जो TORs बनाए गए हैं कमेटी के, 3 रुकनी कमेटी के, जिस पर इस कमेटी को काम करना है। तो रफ़ाई प्लाट्स पर जो है बड़े तादाद में कब्ज़े किए गए हैं। जैसे पार्क्स पर चाइना कटिंग की गई है। ये पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत थी, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उनके दौर में जो है बड़े जो पार्क हैं उनकी चाइना कटिंग की गई। तकरीबन 26 से ज़ायद जो है पार्क हैं। लियारी में गटर बागीचा जो है उस पर जो है बड़ी चाइना कटिंग हुई है। ये तमाम के तमाम मामलात इस कमेटी को देखने हैं। जैसे ओल्ड एरिया है उसको पुरानी सूरत में बहाल किया जा रहा है, ऑपरेशन भी हुआ है, इम्प्रेस मार्केट खाली करवाया गया है। तो इसी तरह जो है नेशनल म्यूज़ियम के साथ भी जो है फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है, उसमें भी नेशनल म्यूज़ियम में भी जो है बर्न्स गार्डन है उस पर भी कब्ज़ा है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी नोटिस लिया गया था, इसको सिंध हुकूमत को हिदायत की गई थी कि बर्न्स गार्डन पाकिस्तान से पहले का है, इसको असल सूरत में जो है बहाल किया जाए, जहाँ पर जो क्वार्टर बने हुए हैं या जो दीगर जो कंस्ट्रक्शन की गई हैं, सरकारी दफातर हैं, वो खाली करके बर्न्स गार्डन को अपनी असल जो सूरत में बहाल किया जाए। हज़ारों की तादाद में जो सरकारी ज़मीनें हैं बल्दिया के हैं, सिंध हुकूमत के KDA की ज़मीनें हैं, जिन पर बासर शख्सियात के साथ साथ जो है सरकारी इदारों, महकमों और मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं उनकी जानब से कब्ज़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट ये पेश की गई थी, लेकिन अब कमिश्नर कराची की सरबराही में जो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, इसको जो है ये टास्क दिया गया है मुकम्मल तौर पर जो है सिफारिशात 10 रोज़ के अंदर अंदर तैयार करके चीफ सेक्रेटरी को जो है पेश करने की हिदायत की गई है। देखते हैं अभी उस पर क्या होता है। जी अच्छा, वहीद राजपुर, सिंध हुकूमत की जानिब से कमेटी तो कायम कर दी गई है, लेकिन सिंध हुकूमत के करता धरता अगर अपने राइट लेफ्ट देखें तो उन्हें सभी बातों का पता होगा कि किन लोगों के असर और सूख की वजह से इन प्लाटों के ऊपर कब्जा हुआ। अब जब चीफ कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम की गई है, क्या वो इतना बाइख्तियार ये कमेटी है कि जो इस सारे मामलात के अंदर मुलविस बासर लोग हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, सियासी लोग हैं, उनकी भी निशानदही करने में कामयाब हो पाएगी? भट्टी साहब देखें, कमिश्नर तो अभी अफसरान है, सियासी गवर्नमेंट है, प्रेशर आता रहता है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये पावरफुल जो है कमेटी है इनकी निशानदाही पॉइंट आउट कर सकेगी। जो हुकूमती शख्सियात हैं, बासर शख्सियात हैं या बासर इदारे हैं, वो उनके नाम अपनी जो सिफारिशात हैं या इंक्वायरी कमेटी जो इंक्वायरी होगी या सिफारिशात बनाएगी उनमें उनके नाम मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपनी उनमें निशानदाही कर सकेगी। ये मुझे यही लग रहा है कि ये भी कमेटी जो है गरीबों तक की जो है उनकी जो है निशानदाही करके बासर अफसरान को छोड़कर वो भी ये कमेटी जो है सियासत की नज़री हो जाएगी। अभी देखते हैं, इनको काम करने दें क्या होता है।
अच्छा, इस कमेटी को कितने अरसे के वक्त दिया गया है कि जिसके अंदर उन्होंने अपनी सिफारिशात तैयार करनी है, और सिफारिशात तैयार होने के बाद सिंध हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी? चूँकि यहाँ पर तो लग ये रहा है कि जो कुछ ऐसे जो निचले लेवल के सरकारी अफसरान होंगे उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। तो हम कितने अरसे के अंदर इन्होंने सिफारिशात मुकम्मल करनी है और आइंदा का लाहेअमल क्या होगा सिंध हुकूमत का? भट्टी साहब, इनको कमेटी को 10 रोज़ दिए गए हैं कि 10 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात तैयार करके मजाज अख्तियारी जो हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको जो है रिपोर्ट पेश करें। हमारे सामने ही मलीर में जो सरकारी अमलाक से जो कॉपरेशन हुआ, मलीर में जो है 35 अरब रुपए की ज़मीन जो है डीसी मलीर की जानब से वो वागदार करवाई गई थी। उसमें भी एक अहम शख्सियत थी जिसके हाउसिंग प्रोजेक्ट पर वो ज़मीन कब्ज़े में थी, जिसको वागदार करवाया गया। लेकिन हुकूमती शख्सियात की जो आला क़यादत है वो उन पर नाराज़ हुई। पूरी मलीर की टीम तब्दील कर दी गई, पुलिस का SSP तब्दील कर दिया गया, DC मलीर चेंज कर दिया गया, मुख्तियार कार असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम जो हुकूमती मशीनरी थी मलीर डिस्ट्रिक्ट की वो चेंज कर दी गई। लेकिन यहाँ भी मुझे यही, क्योंकि अफसरान को डर है, क्योंकि सब के सब कड़ियाँ जो हैं ज़मीनों पर जो कब्ज़े की वो भी अहम शख्सियात की तरफ ही जाती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अपने ओहदे बचाने कर ही ये कमेटी जो है उस तरजीह देगी। इनके नाम मुझे नहीं लग रहा है कि पॉइंट आउट करेगी। जी ठीक, वहीद राजपुर, बड़ा डिटेल आपने बताया है। देखते हैं ये कमेटी अब करती क्या है। सवाल वही है कि जो सियासी लोग इस कब्ज़ा माफिया के सरगना होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, ये कमेटी क्या उनकी भी निशानदेही करेगी। एक और इंतहाई अहम मामला, मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है मुल्क भर में। हम देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग बड़ी तादाद में हो रही है, बिलखुसूस घरेलू सार्फिन भी मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भट्टी साहब गैस लोड मैनेजमेंट का प्लान मुरतब दिया गया है, हमने हासिल भी कर लिया, कुछ देर में हम दिखाएंगे भी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी आज इसकी मंजूरी भी दे देगी। लेकिन जो LNG घरेलू सार्फिन को दी जाएगी उसके साथ कंबाइन करके पाकिस्तान की लोकल गैस के साथ, उसके चार्जेस कौन भरेगा? क्या हुकूमत भरेगी? और हुकूमत भरेगी तो इस काबिल है क्या वो सब्सिडाइज कर सके? फैसल, देखिए, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब की सरबराही में आज मुनक्किद होने जा रहे हैं। इस इजलास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंडा है उसमें गैस लोड मैनेजमेंट प्लान है। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जिसकी सरकारी दस्तावेज़ बाखबर प्रोग्राम में हमने हासिल की हैं, जो कि वज़ारत तवानाई की पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से तैयार किया गया है। इसके अंदर ना सिर्फ गैस लोड मैनेजमेंट इस दस्तावेज़ में पेश किया गया, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोकल गैस की सूरत हाल क्या है, सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न को किन मुश्किलात का, किन चैलेंजेस का सामना है, वो बहुत तफसील के साथ बयान की गई हैं। और उसके साथ साथ इस गैस लोड मैनेजमेंट के साथ ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, यानी कि साबिक वज़ीर पेट्रोलियम और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुल्की गैस की पैदावार में इजाफे में किस हद तक तवज्जो दी, और उनके दौरे हुकूमत में मुल्की गैस की पैदावार कितने रिकॉर्ड उसमें कमी देखने को मिली। सारे फैक्ट्स एंड फिगर सरकारी तौर के ऊपर इस रिपोर्ट में जमा किए गए हैं। पहला मामला तो ये है कि बताया गया है कि सुई नॉर्दर्न को बदतरीन गैस की किल्लत का सामना होगा रवा माली साल के रवा मौसम सरमा के दौरान दिसंबर से फरवरी 2019 तक। इस सूरत हाल से निमटने के लिए वज़ारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीज़न ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को आगाह किया है कि 2010 में पाकिस्तान में मुल्की गैस की पैदावार एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी, जो कि 2 अरब 83 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया थी। लेकिन उसके बाद 2013 के तक ये सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन 2013 के बाद चूंकि मुल्की गैस की पैदावार में मजीद इजाफा करने के लिए या नई जो लाइसेंस जारी करने थे उसका जो प्रोसेस उस फास्ट पेस पे नहीं किया गया, यानी कि मुल्की गैस की पैदावार को गुज़श्ता 5 सालों के दौरान नज़रअंदाज किया गया, दरामदी LNG के मनसूबों के ऊपर इन्हिसार किया गया, जिसके नतीजे में हमारी जो पुरानी गैस फील्ड थी उनसे गैस डिप्लीट होती रही। जो नई गैस फील्ड चंद उसके अंदर ऐड हुई वो उस कमी को ऑफसेट ना कर सकी, उसका अजाला ना कर सकी, जिसके नतीजे में आज हमारे यहाँ मुल्की गैस की पैदावार 2 अरब 83 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया से कम होकर 2 अरब 22 करोड़ 20 लाख क्यूबिक फीट रह गई है। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र सुई नॉर्दर्न को बदतरीन गैस की किल्लत का सामना है। वज़ारत तवानाई ने इसी को आज वाज़ेह तौर पर आगाह किया है कि मौसम सरमा के अलावा भी जो लोकल गैस की जो शॉर्टेज है वो 2 अरब क्यूबिक फीट से सिस्टम में ज़्यादा है। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम मैनेज कर रहे हैं और 7 माह के दौरान, यानी कि 1 साल में 7 माह तक सुई नॉर्दर्न
जो हमारे सनती सेक्टर है, उसके साथ हमारा कमर्शियल सेक्टर है, उसके साथ हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है, उसके साथ सीएनजी सेक्टर है, इन सेक्टर्स को 7 माह तक लोकल गैस फराहम करने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मुल्क की गैस की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। इस सूरत हाल के बताने के बाद पेट्रोलियम डिवीजन इक्तिसादी राब्ता कमेटी को 3 ऑप्शन दिए हैं मौसम सरमा में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान से निपटने के लिए। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि दिसंबर 2018 से फरवरी 2018 तक दरामदी गैस की एक मखसूस शरह जो डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन को मौसम सरमा में दरकार है वो फराहम की जाएगी, और जब उसके बाद मौसम बेहतर होगा, डोमेस्टिक और कमर्शियल सेक्टर में गैस की तलब कम होगी, फिर उतनी ही मिकदार की गैस वापस आरएलएनजी इस्तेमाल करने वाले शोबों को मुंतकिल की जाएगी। इस अरसे के दौरान अगर जो आरएलएनजी की प्राइस में डॉलर की वजह से या आलमी मार्केट के अंदर उसकी कीमत में इजाफा हुआ, तो ये इजाफा जो आम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उन पर मुंतकिल किया जाएगा, जिसके अंदर घरेलू सार्फिन भी शामिल होंगे। दूसरी तजवीज़ ये दी गई है कि सुई नॉर्दर्न को बराह रास्त वजारत खजाना सब्सिडी फराहम करे कि दरामदी गैस हमने घरेलू सार्फिन को फराहम करनी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहा। अगर वजारत खजाना बराह रास्त सब्सिडी फराहम करती है तो दरामदी गैस 150 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया घरेलू सार्फिन को और कमर्शियल सार्फिन को फराहम की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन यह है कि अगर दोनों ऑप्शन हुकूमत को सूट नहीं करते, फिर तीसरा और आखिरी ऑप्शन सुई नॉर्दर्न के पास सिर्फ यही है कि वो ऑफ पीक आवर्स के दौरान, इनके पूरे दिन के दौरान और रात के औकात में गैस को बंद करके, मुख्तलिफ शहरों को गैस की फराहमी को बंद करके गैस का प्रेशर बेहतर बनाए, और फिर सुबह और शाम के औकात में जो कुकिंग आवर्स हैं उसमें गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। ये 3 ऑप्शन है, जिसके अंदर एक ऑप्शन अडॉप्ट करना होगा असद उमर साहब उनकी ईसीसी के मेंबरान को कि गैस लोड मैनेजमेंट का कौन सा पैटर्न हमने दिसंबर 2018 से फरवरी 2018 के दौरान स्पेशल पंजाब के सार्फिन के लिए, सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए हमने अडॉप्ट करना है। इसके साथ वजारत तवानाई ने ओगरा को एक और तजवीज़ दी थी, जो कि ओगरा की जानिब से 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दी गई है। वो तजवीज़ ये दी गई थी कि चूंकि सुई नॉर्दर्न को गैस की किल्लत का सामना है, 18वीं तरमीम के बाद सुई नॉर्दर्न को वही गैस मिलती है जब खैबर पख्तूनख्वा या दीगर सूबे पहले अपनी जरूरत पूरी करते हैं, उसके बाद पंजाब को वो गैस मिलती है। पंजाब के अंदर गैस के शॉर्टफॉल्स से निपटने के लिए लाजिम है इस वक्त कि हम दरामदी गैस घरेलू शोबे को मुंतकिल करें। 150 MMCFD वजारत तवानाई ने गैस इस कंडीशन के ऊपर घरेलू सार्फिन को मुंतकिल करने के लिए ओगरे से रजू किया कि इसका इजाफा इस वॉल्यूम का 3 महीनों के अंदर जो घरेलू सार्फिन इस्तेमाल करें, इसकी कीमत में जो बरह रास्त इजाफा होगा घरेलू सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया जाए, जो कि सुई नॉर्दर्न के रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के अंदर 35 रुपए फी MMBTU वर्कआउट किया गया। इसके नतीजे में गैस मजीद महंगी होनी थी, तहम ओगरा ने इस बात को कानूनी यानी कि लीगल ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट कर दिया है। ओगरा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो इस वक्त जो लोकल गैस की जो प्राइसिंग का तरीक़ेकार है वो ओगरा ऑर्डिनेंस के तहत किया जा रहा है, जबकि LNG की कीमत पेट्रोलियम लेली डेवलपमेंट रूल 2001 के तहत की जा रही है, जिसके अंदर इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम दरामदी गैस की बराह रास्त कीमत सुई नॉर्दर्न के रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस में शामिल करके सार्फिन से औसत गैस कीमत के जरिए से रिकवर करें। यह प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है। 3 प्रपोजल आज ईसीसी के सामने पेश होंगे। अब देखना ये होगा असद उमर साहब को कौन सा ऑप्शन सूट करता है। ज़ाहिरी तौर के ऊपर पहले ऑप्शन के ऊपर वर्कआउट और इंप्लीमेंट करने की इम्कानात वाज़े दिखाई दे रहे हैं। बड़ी साहब बॉल असद उमर साहब की कोर्ट में है, देखते हैं फैसला किसके हक में आता है। क्या ऐसा फैसला आता है कि अवाम को रिलीफ ही मिले, देखना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और बहुत बड़ा मसला है ग्रे ट्रैफिकिंग, जिसके ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पे टैक्स बचाया जाता है, और अब एक कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से, 7 इदारों की जानिब से ग्रे ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 2000 के करीब बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा सिमें पकड़ी गई हैं। और भट्टी साहब पहले तो ये बता दें कि ग्रे ट्रैफिकिंग होता क्या है, ताकि आवाम को पता चल जाए, और इसके ज़रिए कौमी ख़जाने को नुकसान कैसे पहुँचाया जा रहा था। फैसल, ग्रे ट्रैफिकिंग बुनियादी तौर पर यह है कि आप बैरून मुल्क से पाकिस्तानी या कोई भी लोग अगर पाकिस्तान कॉल करते हैं तो पाकिस्तान कॉल्स करने के लिए लीगल सिस्टम मौजूद है। डिफरेंट 13 के लगभग कंपनीज मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बाहर से ट्रैफिक लाने की मजाज हैं।
तो जब एक लीगलाइज सिस्टम के तहत ट्रैफिक बाहर से पाकिस्तान आती है, इनके बैरून मुल्क से पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, तो उसका ना सिर्फ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसके ऊपर वो लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, बल्कि उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक खतीर रकम भी ज़र मुबादला की सूरत में मिलती है, जो कि टैक्स की मद में हासिल की जाती है। इस इकदाम के नतीजे में सारा प्रोसेस इलीगल हो जाता है। बैरून मुल्क से कॉल जब बाहर पाकिस्तान डाइवर्ट की जाती है तो दरमियान में मौजूद इलीगल नेटवर्क के जरिए, लोकल सिम्स के जरिए उस कॉल को मुतलका शख्स तक के नंबर पर डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो जिसके नतीजे में वो एक इलीगल कॉल कंसीडर होती है और अमूमी तौर के ऊपर मुख्तलिफ फ्रॉड, धोखाधड़ी और उसके साथ जुराइम पेशा अनासिर भी इस टाइप की टेलीफोन कॉल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचता है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होने का खदशा रहता है। इस हवाले से काफ़ी अरसे से एक तवील काशिशें जारी थी कि पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता है ग्रे ट्रैफिकिंग के बद में, जिसके नतीजे में कार्रवाइयाँ शुरू की गई। बड़े शहरों के अंदर पहले ये नेटवर्क मौजूद थे, जब FIA ने कार्रवाइयाँ की तो शहरों से ये नेटवर्क काफ़ी पकड़े गए और कुछ लोगों ने ये नेटवर्क साउथ पंजाब और मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ में इन नेटवर्क को मुंतकिल कर दिया। उसके बाद FIA ने हसास अदारों की मदद से पंजाब के अंदर कार्रवाइयाँ की और अब हैरानकुन बात यह है ग्रे ट्रैफिकिंग के मुख्तलिफ केसेस को आए रोज़ उनको पकड़ा जाता है, अफराद को उनके खिलाफ FIA और PTA कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ पर जिस मरतबा जो हमने स्टोरी की, इसके अंदर बहुत परेशान कुन बात यह है कि इस मरतबा वो ग्रे ट्रैफिक के अंदर इन्वॉल्व वो लोग जो ये सारा नेटवर्क चला रहे हैं, उन्होंने ऐसी सिम्स का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं जो कि बायोमेट्रिक सिस्टम से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तस्दीक शुदा सिम्स थी। ये एक बड़ी परेशान कुन बात थी मुख्तलिफ हसास अदारों के लिए भी और FIA हुकाम के लिए भी, क्योंकि दिसंबर 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा एक साने रोनमा हुआ, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जो गैर रजिस्टर्ड सिम्स हैं उन्हें मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा और उससे पहले बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का आगाज़ किया गया और इस प्रोसेस के दौरान 9 करोड़ सिम्स को ब्लॉक किया गया और इस वक्त 15 करोड़ जो मोबाइल फ़ोन के सिम्स हैं वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम से तस्दीक शुदा हैं, यानी कि जिसने जो सिम्स हासिल की है उसके नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके थम्स इम्प्रेशन से उसको वेरीफाई किया जा चुका है। जब ऐसी तस्दीक शुदा इस्तेमाल सिम्स को कोई भी शख्स धोखाधड़ी या फ्रॉड या इलीगल ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल करता है, तो जब भी कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो फिर जिस शख्स के नाम के ऊपर वो सिम जारी हुई उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है। इस दफ़ा परेशान कुन बात यही है कि मुख्तलिफ इलाकों के सादा लोगों से, देहातों के स्पेशली लोगों से उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है और इस बात को उनको फोकस करना चाहिए कि अपनी बायोमेट्रिक वेरीफाइड जो उनकी मोबाइल फ़ोन की सिम है वो किसी दूसरे शख्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें, क्योंकि जो FIA ने रिसेंटली कार्रवाई की है 2000 से ज़्यादा सिम्स उन्होंने FIA ने कब्जे मिली हैं जो कि तमाम बायोमेट्रिक वेरीफाइड थी, यानी कि मुख्तलिफ लोगों के नाम के ऊपर उनकी तस्दीक हो चुकी थी, लेकिन उन सिम्स को ग्रे ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन सिम्स को मुख्तलिफ जो इनामी स्कीम की लालच देकर पैसे बटोरे जाते थे फ्रॉड धोखाधड़ी के जरिए, उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और उसके साथ कुछ अर्सा कबल एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक और बड़ा फ्रॉड हमें देखने को मौका मिला था, जिसके जरिए से मुतलका बैंक की हेल्पलाइन को हैक करके एक सिम का इस्तेमाल करते हुए उसी बैंक के सारिफ को कॉल की जाती थी। वो सारिफ ये समझता था कि शायद उसे मुतलका बैंक की हेल्पलाइन से कॉल की गई है। उस मुतलका बैंक के सारिफ से तमाम उसका डाटा, बैंक अकाउंट का उसका अकाउंट नंबर और उसके साथ साथ उसका CNIC नंबर हासिल करके उसके अकाउंट से रकम चुरा ली जाती थी। ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं। और उसके बाद कुछ अर्सा कबल ये एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी कि मुख्तलिफ टेलीफोन से कॉल्स की जाती थी कि हम पाक फौज के किसी इदारे से बात करें या किसी इंटेलिजेंस इदारे से बात करें, आपकी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करनी है। बेशुमार लोगों ने इस ऐसे फ्रॉडी लोगों के चकमे में आकर उन्होंने अपना CNIC नंबर शेयर किया, उसके बाद उनके अकाउंट से रकम निकल गई। अब FIA ने जो तहकीकात की उसके बाद इन लोगों के ऊपर हाथ डाला, जो बहुत बड़े पंजाब के अंदर से नेटवर्क पकड़े गए हैं, उसके अंदर फ्रॉड के अंदर धोखाधड़ी में इनामी स्कीम का मामला और ग्रे ट्रैफिकिंग के अंदर बायोमेट्रिक वेरीफाइड सिम्स का इस्तेमाल हो रहा था। कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि अगर आपने जो भी अपनी सिम्स अपने नाम के ऊपर अपने बायोमेट्रिक आपने वेरीफाई करवाई हुई है उसको अपने इस्तेमाल में रखें, किसी गैर मुतलका शख्स के ज़ेर इस्तेमाल वो सिम्स ना रहने दें, क्योंकि कानून के मुताबिक जब ऐसे फ्रॉड और धोखाधड़ी के अंदर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
तो जिनके नाम के ऊपर सिम्स जारी करेंगी उन्हें भी शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा और उनके लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा होंगी। बिलखुसूस भट्टी साहब, जो लोग देहातों में हैं और उनको जिस तरह झांसा दे के, इनाम की लालच दे के सिम वेरिफिकेशन करवा ली जाती है और फिर उसके बाद इस तरह के मकासद के लिए ये सिम इस्तेमाल होती है, अल्टीमेटली परेशानी उसी को होगी जिसके नाम पे ये सिम वेरीफाइड होगी। ज़ीशान जावेद इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एक और मसला जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में रहा है वो मुख्तलिफ इदारे ऐसे हैं कि जिनके सरबराहान को एडहॉक बेसिस पे लगाया गया और उनसे काम लिया जाता रहा और जिससे इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हुई। पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन भी ऐसा ही इदारा है, इसके मुस्तकिल सरबराही नहीं है। और ज़ीशान साहब, रुकावट क्या है? और दूसरा, आपकी खबर ये भी है कि एक अफसर जो 6 साल से मेरिट पे उतर रहा है और वो तरक्की का मुंतज़िर है और उसका नाम इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को नहीं भेजा गया, ऐसे कितने और ऑफिसर्स? वासी साहब, ऐसे है कि जो इंडस वाटर कमीशन की आपने बात की, ये तकरीबन 2010 के बाद से जब जो सैयद जमात अली शाह जो थे वो इसके मुस्तकिल इंडस वाटर कमिश्नर थे, उनके बाद से अभी तक इस पर कोई भी एक जो मुस्तकिल सरबराह है जो कि इस इदारे को लेकर आगे चले, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया कि पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो उनके आबी तनाज़ात हैं उसके हवाले से ये इदारा काफ़ी अहमियत का हामिल है। और जहाँ तक वो अब सरबराही की आपने भी बात की कि जो एक अफसर हैं वो एक अफसर स्पेशली ज़िक्र सिर्फ इस वजह से है कि वो जो अफसर हैं वो सीनियरिटी के हवाले से 2011 से अपनी तरक्की के मुंतज़िर हैं और चूँकि जो इंडस वाटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा है उसकी सरबराही बुनियादी तौर पर जो उनके अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उसके मुताबिक ये एक टेक्निकल पोस्ट है और इसके ऊपर जो तैनाती होती है वो अमूमी तौर पर इदारे के अंदर से ही जो सबसे ज़्यादा सीनियर ओहदे पर ऑफिसर होता है उसी का नंबर आता है जब पहले वाला जो इसका सरबराह होगा वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाए। तो उस हवाले से जो इस वक्त एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर हैं शराज जमील मेमन, वो सीनियरिटी के हवाले से सबसे ऊपर थे, लेकिन उनकी और वजारत आबी वसाइल में कुछ हुकाम के दरमियान एक आपसी चपकलिश है, इंतज़ामी चपकलिश के बायस वो जो है उनकी नाम भिजवाया जाना था, लेकिन उनको जो लेटर है वो बकौल उनको लेट मौसूल हुआ और उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होना था 26 तारीख को भी शुरू होगा, उस इजलास में उनकी जो प्रपोज़ल है वो नहीं भिजवाई गई और वो अभी इस मरतबा भी शायद जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसमें उनके नाम के ऊपर गौर नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है जो कि हमारी स्टोरी का बुनियादी तौर पर मरकज़ थी वो ये थी कि जो नई दिल्ली है भारत में, वहाँ पर जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 30 अक्टूबर को एक अहम इजलास बुलाया जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो उनकी वजारत तवानाई के लोग हैं और वजारत आबी वसाइल के लोग हैं उनमें से 3 आला हुकाम को जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर भेजा जाएगा। और इस वक्त जो है वहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ उनके मुतनाज़ा डैमों में सबसे अहम मसला, एक नया मसला खड़ा हुआ है, वो 850 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का रतले डैम है और उसके हवाले से वो भारतीय हुकूमत ने ये हिकमत अमली तरतीब दी और उन 3 अफराद को वहाँ पर भिजवाया गया जिसके दस्तावेजी सबूत एक ऐसे ख़त की शक्ल में है जो कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो कि नई दिल्ली में कायम है उनकी तरफ से पाकिस्तानी हुकाम और दफ्तर खारजा को लिखा गया जिसमें ये सारी रोदात जो है वो बताई गई। अब भारत की जानिब से रतले डैम के ऊपर बाकायदा तौर पर उसकी तामीर का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी हुकाम ख़ास तौर पर हुकूमत, और अभी वो एक बड़ी हैरानकुन बात हमें देखने में आई आज से 2 रोज़ कबल जब जो पाकिस्तान के जो वफाकी वजारत आबी वसाइल के सरबराह हैं फैसल वावडा साहब, उन्होंने लाहौर में वावडा हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ वो अपने दाएँ और बाएँ खड़े जो वजारत आबी वसाइल के आला हुकाम थे उनको मुबारकबादें और थपकियाँ पेश करते हुए ये कहते रहे कि आपसे माजी में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको हम नज़रअंदाज करते हुए आइंदा के लिए अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर आप माजी की गलतियों को देखें तो इनमें वो गलतियाँ कोई ऐसी गलतियाँ नहीं हैं जिनके ऊपर आप आइंदा मुस्तकबिल में रिस्क ले सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास किशन गंगा डैम के हवाले से है, जिसके केस को आलमी अदालत में ले जाया भी गया, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड से कुछ हुकाम की अपनी गैर संजीदगी रवैये की वजह से उस मुकाम के ऊपर भी उनको
कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। जीशान स्मिथ, इंडस वाटर कमीशन के अंदर फिलहाल जमील मेमन साहब एक तवील अरसे से तैनात हैं, हाईली टेक्निकल ऑफिसर हैं और तमाम अभी तनाज़ात के हवाले से बड़ी गहरी इनकी स्टडी है। कौन से ऐसे अनासर हैं जो उनकी तरक्की की राह में रुकावट है? चूंकि अगर उन्हें तरक्की मिल जाती है तो वो इस ओहदे के लिए भी मुस्तकिल इंडस वाटर कमीशनर के ओहदे के ऊपर भी फायज हो सकते हैं और फिर कोई जवाब नहीं रह जाता कि उसको उनको सारे अमल से अलग किया जा सके। फैसल वाडा साहब आबी वसाइल के हवाले से और आबी तनाज़ात के हवाले से बहुत फोकस्ड हैं, तो कौन से अनासर हमारी वजारत आबी वसाइल में मौजूद हैं जो इनकी राह में रुकावट है और क्या इनके पास FPSC में रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है? देखिए भट्टी साहब, इसमें एक बात बड़ी क्लियर है जो मैंने पहले भी बताई कि जो फैसल वावडा के दाएं और बाएं जो हैं वहाँ पर आला हुकाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। हम उसको यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो जॉइंट सेक्रेटरी का ऑफिस है वजारत आबी वसाइल का, अब उनके ऊपर कई जिम्मेदारियाँ वो एक साथ निभा रहे हैं और वो अब दानिस्ता या गैर दानिस्ता या उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं वो तो या तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं और या फिर उनकी वजारत के जो सरबराह फेडरल सेक्रेटरी हैं शुमाइल अहमद ख्वाजा वो इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने अभी रिसेंटली वजारत आबी वसाइल से एक ख़त जारी हुआ, उस ख़त के मुताबिक जो इंडस वाटर कमीशन, इसके अलावा इरसा और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ जो कॉपरेशन है उसकी जिम्मेदारियां फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन को तफवीज़ की गई। लेकिन उसके बावजूद जो जॉइंट सेक्रेटरी है उन्होंने उसमें वॉलंटरली खिदमात का बड़ा दिया गया जो कि मुमकिन नहीं है। बड़ा डिटेल आपने जीशान इससे मुतालिक बताया है, लेकिन सवाल ये है कि एक जानिब मुस्तकिल सरबराह नहीं, दूसरी जानिब एक ऑफिसर 6 साल से अपनी तरक्की की राहें देख रहा है और ये मामला है क्या सुस्ती है या नीयत का फुकदान है? यकीनी तौर पे ये भी जो फैसल वावडा साहब हैं उन्हें देखना होगा। पेशावर से जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं और महकमे सेहत के शोबे ड्रग में बेकायदगियाँ, अहम असामियों पर जूनियर ऑफिसर्स तैनात हैं, सीनियर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जीशान, आप बता रहे हैं जो सूबाई वज़ीर हैं उनके क्लास फेलो जिनके सर्विस सिर्फ 9 साल है उन्हें की पोस्ट्स दी गई हैं, कौन साहब हैं ये? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत का शोबा ड्रग में जो है 3 ऐसे अफसरान हैं जो जूनियर तरीन हैं और उनको जो है सीनियर तरीन पोस्टों पर जो है तैनात किया गया है। इन 3 अफसरान में अब्बास खान, मोहम्मद इब्राहिम और एहसानुल्लाह नामी जूनियर अफसर शामिल है। अगर बात की जाए पोस्टों की तो एहसानुल्लाह जो हमारे साथ है, अब्बास खान, उसको जो है की पोस्ट चीफ ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात किया गया है जो कि मुस्तकिल ग्रेड 18 के अफसर है लेकिन उनको ग्रेड 19 में तैनात किया गया है। इसके साथ साथ इनको चीफ ड्रग इंस्पेक्टर के साथ साथ एक इजाफी चार्ज दिया गया है डिप्टी डायरेक्टर ड्रग प्री क्वालिटी एंड रेगुलराइजेशन का, जो बहुत अहम पोस्ट है, उन पर भी ये एट द सेम टाइम तैनात है। इसके साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम साहब जो है उनको 3 पोस्टों पर जो है तैनात किया गया है। एक पोस्ट जो है डिप्टी सेक्रेटरी ड्रग है, इसके साथ साथ सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल है जो नहायत अहमियत के हामिल का पोस्ट है, और इसके साथ साथ सेक्रेटरी प्रोविंशनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है। इसके साथ साथ 10 से 12 ऐसे सीनियर अफराद है जिनकी सर्विस 25 साल और 25 साल से ज़ायद है, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके जो है इन जूनियर अफसरान को जो है सीनियर पोस्टों पर तैनात किया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक इन चंद अफसरानों ने एक मुनाफी सी कायम की हुई है जो है सीनियर अफसरान को नाकाम के लिए छोड़ा जा रहा है, और ना जो है जो केसेस बने हैं गैर कानूनी अद्वियात के ख़रीद और फ़रोख्त में और जो है लाइसेंस के अजरा में जो केसेस बने हैं तो उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा, और वो कई सालों से जो है वैसे के वैसे अलमारियों में पड़े हैं, और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो पड़े जो है गायब हो गए, उसका रिकॉर्ड गायब हो गया है, और नतीजा ये हुआ कि उस पर कोई काम आगे ना हो सका। आपको ये भी बताता चलूँ कि नेब ने जो है इस पर इंक्वायरी का अभी जो है हुक्म दिया। इंक्वायरी में जो है चंद अहम पॉइंट्स को जो है नेब ने जो है इनसे जवाब तलब किया है। उसमें जो है फार्मेसी काउंसिल ने जितने इम्तिहानात लिए हैं उनका उन्होंने डिटेल मांगा है। इसके साथ साथ जितने लाइसेंस का इजरा हुआ है उनका भी डिटेल मांगा गया है, और इसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का जो है वो भी मांगा है कि आपने कितने सालों में क्या क्या कार्रवाई की, कितनों को सजा हुई और कितने लोगों पर आपने जुर्माना लगाया है।
आपको ये भी बताता चलूँ, खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंशियल क्वालिटी बोर्ड है PQB, उसके जितने अफसरान हैं और मेंबरान समेत जो चेयरमैन है वो भी जो है मंजूरी नज़र अफराद को बनाया गया है। कानून ये है कि जो प्रोविंशियल क्वालिटी बोर्ड होगा, काउंसिल होगा, इसमें जो है ऐसा कि किसी अफराद को शामिल नहीं किया जाएगा जो ख़ुद अद्वियात का ख़रीद और फ़रोख्त करते हैं या ख़ुद मालिक हो किसी मेडिसिन कंपनी का। लेकिन इस बोर्ड का कमाल यही है कि इसमें जितने मेंबर हैं उसमें से बेशतर अफराद का जो है ख़ुद या तो अद्वियात का कारोबार है। एक और बड़ा चैलेंज आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया। भट्टी साहब, पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 25 लाख बच्चे स्कूल से महरूम हैं। ये तो 27,000 बाहर हैं, 2 करोड़ 25 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास स्कूल ही नहीं है या फिर उनके इलाके में वो गोश्त स्कूल और गोश्त टीचर्स हैं। ये सर्वे क्या कह रहा है? चैलेंजेस पे चैलेंजेस हैं, मुस्तकिल इदारों के मुस्तकिल सरबराहान ना होना, फिर उसके बाद ये चैलेंजेस कैसे निपटेगी ये हुकूमत? फैसल देखिए, ये यकीनी तौर के ऊपर हिकमत अमली तो बनानी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद अपनी हर जलसे में, हर तकरीर में तकरीबन उन्होंने ऐसे बच्चों के हवाले से जिक्र किया है जो तलीम हासिल नहीं कर पाते, जो स्कूल नहीं जा पाते। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की है ह्यूमन राइट्स वॉच ने, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो तलीम की सूरत हाल है उसको फोकस किया है, और स्पेशली जो बच्चियाँ हैं वो भी तलीम के जेवर से महरूम रहती हैं, किन मसाइल का सामना रहता है और इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्शन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मजमूई तौर के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2.25 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूल जाने से महरूम हैं, जिसके अंदर लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी इसके अंदर शामिल है। और इसके अंदर बताया गया है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो शोबा तलीम के ऊपर जो उन्हें मतलूबा अपने मजमूई मुल्क की कौमी पैदावार का GDP का जो एक परसेंटेज खर्च करनी चाहिए वो नहीं खर्च की जाती, तवज्जो नहीं दी जा रही, गवर्नेंस का फुकदान है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो करप्शन का एलिमेंट है और मेरिट का फुकदान है, ये वो सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बच्चे तालीम के जेवर से ताहाल रास्ता नहीं हो पा रहे। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के मुकाबले में पाकिस्तान की हुकूमत ने जो तलीम पर तजवीज़ करदा GDP का 4 से 6% खर्च करने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, और इस वक्त मुल्क की मजमूई पैदावार यानी GDP का 2.8% सिर्फ तालीम पर खर्च किया जाता है। इसके साथ साथ 4 सूबों में सर्वे किए गए, जिसके दौरान इंकशाफ हुआ कि ज़्यादातर लड़कियां ऐसी सर्वे के दौरान पाई गई जिन्होंने जो अपनी तलीम मुकम्मल करने से कासिर थीं, और उसके साथ साथ उनको स्कूल के अंदर म्यारी तलीम की सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। HRW ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25A का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक ये रियासत की जिम्मेदारी है कि तमाम बच्चों और बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करे, म्यारी तालीम फराहम करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस आइन के इस आर्टिकल के ऊपर मनोअन अमल दरामद नहीं हो पा रहा। खसूसी तौर के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद जब तलीम का शुबा वजारत तलीम जो सूबों को मुंतकिल की गई, उसके बाद इस शोबा तलीम के अंदर मज़ीद तनज़ली का हमें देखने का मौका मिला। चूँकि चीज़ें जब डिसेंट्रलाइज्ड हुई शोबा तलीम के अंदर, तो सूबों ने उसके ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं किया। पंजाब हुकूमत के हवाले से हमें एक रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला। पंजाब हुकूमत एक नए प्लान पर काम कर रही, जो कि आइंदा चंद दिनों के दौरान लॉन्च किया जाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आइन के आर्टिकल 25A के तहत तमाम बच्चों को जो तलीम लाजमी करार दी गई है, उसको हुकूमत की जानिब से उनको ऐसे तमाम मौके फराहम किए जाएँ जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन्हें स्कूल में लाया जाए और उन्हें भी तलीम के मौके मिल सकें, और सिर्फ यही नहीं बल्कि म्यारी तलीम के मौके मिल सकें। पंजाब हुकूमत के लेवल के ऊपर काम जारी है। तो मरकज़ के अंदर भी शफकत महमूद साहब से गाहे बगाए हमारी इस हवाले से बातचीत हुई, वो भी इस हवाले से काफ़ी कोशां हैं कि जो 2.25 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे, उनको किस तरीके के साथ हमने स्कूलों में लेकर आना है, और वफाकी हुकूमत किस तरीके के साथ आइंदा माली साल के बजट में तलीम के शोबे के ऊपर बजट में मज़ीद इजाफा करेगी। उनकी कमिटमेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शोबा तालीम के अंदर बेहतरी लेके आए, स्कूलों का निज़ाम बेहतर किया गया, वो निजी इदारे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं बहुत ज़्यादा फ़ीस वसूल करते थे, उन्हें भी कंट्रोल किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शोबा तालीम के अंदर जो बेहतरी का मॉडल अडॉप्ट किया था,
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वही मॉडल पंजाब में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मरकज़ में भी। तो शफकत महमूद साहब इस बात की हमें यकीनदानी करवाते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत स्कूलों से महरूम बच्चे, तलीम हासिल करने से महरूम बच्चों को तलीम ज़रूर दिलवाएगी, मियारी तलीम फराहम की जाएगी, स्कूलों के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, निसाब के अंदर तब्दीली लाई जा रही है और न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबों को भी इस बात के ऊपर कन्विंस किया जा रहा है कि वो अपने महासिल से तलीम के शोबे के ऊपर मज़ीद खर्च करें। 18वीं तरमीम के तहत अगरचे के एजुकेशन का जो चैप्टर है मुकम्मल तौर के ऊपर सूबाई चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इसके ऊपर कुछ अर्सा कबल वर्किंग शुरू की गई थी कि तलीम के निज़ाम 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जाने के नतीजे में बुरी तरह से मुतासर हुआ है। या तो शोबा तलीम का जो वजारत है उसको दोबारा मरकज़ के हद तक लाया जाए, या एटलीस्ट सूबों के साथ एक ऐसी मौसर वर्किंग रिलेशनशिप बनाई जाए कि एजुकेशन के शोबे के अंदर बेहतरी लाने के लिए कंक्रीट एफर्ट्स की जाए, जिसको मरकज़ के लेवल के ऊपर तमाम सूबे सेम पेज पर हों और इस शोबे के अंदर बेहतरी लाई जा सके। 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से महरूम हैं और देखना ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जैसे कौम से वादा किया था कि वो इन बच्चों को तलीम दिलवाएंगे, और अब उनकी वफाकी और सूबाई हुकूमतें किस तरीके के साथ इन बच्चों को तलीम दिलवाते हैं, जो कि बुनियादी जिम्मेदारी है रियासत की मुफ्त तलीम फराहम करने की। अच्छा बड़ी साहब, इसमें भी अब चैलेंजेस देखें, 18वीं तरमीम के बाद एक कन्फ्यूजन आप देखें हायर एजुकेशन जो फेडरेशन में है उससे लेके जो सूबों में है, सिंध में और पंजाब में, उनमें भी एक कन्फ्यूजन है। लोकल सतह पे जब हम आते हैं तो स्कूलों में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पीटीआई ने कोई टाइम फ्रेम भी देख रही है कि इतने अरसे में हम ये सिफारिशात देंगे और इस्लाहात कर सकते हैं? फैसल इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम तो बिल्कुल नहीं दिया गया। ताहम अगर हम ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ जो नेशनल एजुकेशन है, अगर हम उसकी बात करें, इसके लेवल के ऊपर अब मौसर तरीके से कुछ काम होता दिखाई हमें ज़रूर देता है, प्लान ज़रूर बनाया जा रहा है। उम्मीद ये दिलाई जा रही है कि शोबा तलीम के अंदर ज़रूर बेहतरी लाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के साथ शफकत महमूद साहब फोकस कर रहे हैं, ताहम हतमी प्लान नहीं दिया गया कि कितने अरसे के अंदर क्या हमारे अहदाफ हैं, किस तरीके के साथ उन अहदाफ को हासिल करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो हमने अभी अब स्टोरी में भी हमने जिक्र किया, वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो 5 से ज़ायद ऐसे तलीमी इदारे हैं मुख्तलिफ जो एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, उनके मुस्तकिल सरबराहान नहीं है। जब तक इन इदारों के सरबराहान का मेरिट के ऊपर मुस्तकिल सरबराहान का तकर्रुर नहीं होगा तो वफाकी हुकूमत की वो पॉलिसी ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी जिसके जरिए से तलीम के शोबे में। शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, दीगर नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, सबका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।